तो दोस्तों आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम। और अध्याय 3 है, कक्षा 8 है। आप लोगों के लिए हम लोग करवा रहे हैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी, जिसमें 6 से 12 तक जो साइंस के जितनी भी किताबें आपके चलती है उन सभी बुक्स की हम लोग जो है समरी और उसके साथ साथ आपको समझाने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपके नींव का काम करती है और नींव जब मजबूत होती है तो मकान पक्का बनता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप लोग थोड़ा सा देखिए। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का जो निर्माण है वो मानवीय प्रयासों से किया जाता है। आप सबको पता होगा, बहुत सारी चीजें हमारी प्रकृति की देन होती है। बहुत सारी चीजों को निर्मित हम लोग करते हैं, जिसमें आपके जैसे कोयला है। कोयला को आप लोग बनाते नहीं हो, कोयला आपको खदानों से मिलता है। उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी आपको जो है वो कहाँ से मिलते हैं, खदानों से या फिर माइंस से मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो मानव निर्मित चीजें होती है, जैसे मकान हो गया, कूलर, पंखा, जितनी भी चीजें आप लोग आपके कृत्रिम उपयोग के लिए लेते हो, ये सब चीजें आपकी जो है वो आपके मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं। इनको हम लोग कृत्रिम वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा का। बोल रहा है कि क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जल के बारे में हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने कक्षा 7 की जो है पूरी पूरी सीरीज नहीं देखी है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाए। कक्षा 6 की अलग से, कक्षा 7 की, फिर कक्षा 8 की, ऐसे बना दी जाए ताकि आपको कोई भी कक्षा को ढूंढने की जो है दिक्कत नहीं हो, और पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज उसमें जो है टाइटल लगा दिया जाए। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा है। पहला क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये क्या होते हैं? ये संसाधन जो है वो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है। असीमित मतलब कि जिनकी कोई सीमा नहीं हो। ठीक है। और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होते होने वाले नहीं हैं, यानी कि जो मानव द्वारा जो क्रियाकलाप करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कोई खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वायु कोई खत्म हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के रूप में रखा गया है। तो आपको अगर डायरेक्टली प्रश्न पूछे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जो उसका है उदाहरण कौन सा रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश और वायु जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब समाप्त होने वाले कौन कौन से हैं? प्रकृति में इन स्रोतों की जो मात्रा है वो सीमित रहती है। ठीक है। और ये जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें वन आते हैं, जिनकी कटाई हम लोग उत्तरोत्तर जो है लगातार जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे वन कम होते जा रहे हैं। ठीक है। वन्य जीव में आप लोगों ने रेड डाटा बुक पढ़ी होगी। और हम लोगों ने जो है वन्य जीव में बहुत सारे जीवों को जो है वो विलुप्त की श्रेणी में भी डाल रखा है ना। तो वो विलुप्त होने की कगार में है, तो वो भी खत्म होने वाले हैं। खनिज, बहुत सारे खनिज जो है वो खत्म हो चुके हैं, और बहुत सारे खनिज जो है वो खत्म होने की कगार पे है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कौन से हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है, और कि कुछ समूहों की पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित है? अब जैसे हम लोग किसी भी चीज का जो उपयोग करते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज का उपयोग करेंगे तो अगर उनका सीमित मात्रा में हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी रहेगी। और जब हम लोग ही उस चीजों को, जैसे कोयला है, कोयला को अगर हम लोग अभी समाप्त कर देते हैं, तो आपको पता है कोयले से कितने प्रतिशत बिजली जो है वो भारत में आज के दिन में आ रही है। अगर कोयले की कमी जो है अगर भारत में हो जाती है तो हम लोग बिना बिजली के हमें रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अगर कोयले का
प्राकृतिक संसाधनों में पेट्रोलियम का, इनका अगर सीमित ढंग से उपयोग करेंगे, जैसा जो कि आज हम लोग कर नहीं रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोयला, और कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। कोयले की कहानी भी इसमें है। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब कोयला हमें प्राप्त कहाँ से होता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष, मतलब कि 300 करोड़, तीन, अपने कितने हो गए, 300 मिलियन को कर लो आप लोग 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 3000 साल पहले जो है वो 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, और इसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है, और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मृत वनस्पति है और इनके धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा, आपके घर में जो कोयला बनाया जाता है वो धीरे प्रक्रम द्वारा थोड़ी बनाया जाता है। आपके घर में जो कोयला बनाया जाता है वो लकड़ी को जला के, उसको जो है बुझा के फिर बनाया जाता है। लेकिन आपने ये एक चीज देखी होगी कि जब कोयले को, जैसे बहुत सारे प्रयोग मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे एक कोयले को बनाने के लिए प्रोसेस जो होता है वो बहुत जटिल आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक ड्रम को जो है वो लगातार उसमें लकड़ियाँ डाल के लगातार उसको हीट दी जाती है, और हीट के धीरे धीरे हीट देने के कारण जो प्रक्रम है उसको डायरेक्टली हीट नहीं दी जाती है, उसको धीरे धीरे हीट दी जाती है, और धीरे धीरे हीट देने के कारण वो धीरे धीरे जो है कोयले में रूपांतरित होता है। और यहाँ जो अंदर से जो कोयला निकलता है खदानों से, वो इतना मजबूत और इतना ताकतवर क्यों होता है? वो क्यों एक ही कोयला बहुत ज्यादा ईंधन का काम करता है? उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि वो जब उच्च ताप में जला, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे और बहुत जो है बहुत सालों पहले वो अगर अंदर दब गया होगा, तो वो बहुत ही धीरे और कम प्रक्रम के द्वारा जो है वो बना। इसीलिए वो कोयला लंबे समय तक चलता है। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। ये देखो, कोयले की खान कुछ इस प्रकार होती है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोख, कोलतार और कोयला गैस। यानी कि जब हम लोग उद्योग में देखें और कोयले का प्रक्रम जो है अगर वो देखते हैं, तो उस प्रक्रम के द्वारा आपके कोक भी उत्पन्न होती है, कोलतार भी बनता है, और क्या बनता है? कोयला गैस। ये भी विभिन्न प्रकार के चीजों में जो है वो आपके क्या करता है? कार्य करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कोक के बारे में। कोक क्या होता है? ये एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यानी कि इसमें कार्बन जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में कार्बन जो है वो पाया जाता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात मतलब कि आपके जितने भी धातुएं होती है उनके औद्योगिक निर्माण में, जैसे सरिया बनाने में, बहुत सारे लोहे की रोड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, उनको बनाने में इनका जो है उपयोग होता है। यानी कि फैक्ट्रीज में इनका उपयोग होता है। फिर बात करें कोलतार की, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी कि इसमें ओनली फॉर ये नहीं होता है कि इसमें केवल और केवल कार्बन होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है।
रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के रूप में प्रयोग लिए जाने वाला नेप्थलीन की जो गोलियां हैं वो भी कोलतार से बनती है। तो ये यानी कि नेप्थलीन की गोलियां किससे बनेगी? कोलतार से। और ये किस किस चीज़ों में उपयोगी होगा ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको ये बताना है कि जो कोलतार है वो एक गाढ़े द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है, जिसकी गैस जो होती है, वो जो गंध जो होती है वो बिल्कुल अप्रिय होती है। अप्रिय मतलब कि जो आपको पसंद नहीं आएगी, है ना। अब इसमें किसमें किसमें ये काम आता है? जो संश्लेषित रेशे हो गए, ठीक है, औषधि हो गई, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक सामग्री हो गई, छत निर्माण सामग्री हो गई, इन सब में ये आपके काम करता है। आगे आता है कोयला गैस। कोयला गैस क्या काम करता है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या काम में आता है? देखो, ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया और कारें हो गई, और भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक हो गया और ट्रैक्टर हो गई, बस हो गई, इन सबके डीजल में चलाने के लिए डीजल काम में आता है। ठीक है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में पेट्रोल नहीं आएगा, पेट्रोलियम में जो है वो आपके डीजल और पेट्रोल दोनों आएगा। ठीक है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पेट्रा। पेट्रा यानी कि चट्टान, और ओलियम, ओलियम यानी कि तेल, यानी कि जो चट्टान से जो तेल निकलता है उस। ठीक है। क्योंकि ये जो है जमीन के नीचे चट्टानों के माध्यम से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष की वायु की अनुपस्थिति व उच्च ताप और उच्च दाब के ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में क्या कर दिया? रूपांतरित कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये एक डायग्राम, ये देखो, ये कुछ डायग्राम है, ये अप्रवेशीय चट्टानें होती है। फिर यहाँ पे जो है वो आपके क्या आ जाता है? एक प्रकार की लेयर आ जाती है। ठीक है। यहाँ जैसे कुआ बना है, अब यहाँ सबसे पहले जो आएगा प्रोडक्ट वो आएगा गैस। फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? आपके तेल आएगा, और उसी में जल भी आपको जो है मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके पेट्रोलियम की कुछ कुएं की जो है वो डायग्राम इस प्रकार से देखना है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जब जल में हल्के होते हैं और इनसे क्या होते हैं, इनमें क्या है, मिश्रित नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ जल भी है और तेल भी है और गैस भी है, लेकिन तीनों क्या है? अघुलनशील है। और अघुलनशील है इसका मतलब कि जो तेल है और जो गैस है वो क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है। हमेशा आप लोग एक बाल्टी में एक तेल की बूंद भी डाल के देखिए तो आपको दिखेगा कि पृष्ठ तनाव के कारण वो जो क्या नाम है, गैस या तेल जो है वो उसकी बूंद ऊपर तैरती हुई मिलेगी। तो इसको हम लोग आसानी से पृथक्कृत कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट जानकारी, विश्व का जो पहला तेल का कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1559 में प्रवेदित किया गया, यानी ड्रिलिंग की गई। और 8 वर्ष बाद 1867 में असम में माकोम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ निकलता है? असम में निकलता है, गुजरात में बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसको इसकी जो गंध है वह अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों व उनके उपयोग कहाँ दिए गए हैं? सारणी 3.1
एक में। अब देखो सारणी को देखो, यहाँ जो एलपीजी है जिसको हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग आपके घरों और उद्योगों में किया जाता है ईंधन के रूप में। जबकि पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल ईंधन, शुष्क धुलाई के कारण के लिए विलायक के रूप में भी किया जाता है। मिट्टी का तेल है, इसको केरोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केरोसिन। इस केरोसिन का जो उपयोग है वो स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। हालांकि आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। डीजल जो है, डीजल का उपयोग ट्रक, बस वगैरह में किया जाता है। विद्युत जनरेटरों में जो है डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेक तेल का जो है उपयोग संहन में किया जाता है। पैराफिन मोम जो है वो मरहम 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 यानी कि किसी भी घाव के ऊपर लगाने की जो औषधि आती है उसके रूप में। मोमबत्ती, वेसलिन इत्यादि में जो है वो पैराफिन मोम होती है। और बिटुमेन, बिटुमेन पेंट व सड़क के रूप में किया जाता है बिटुमेन का उपयोग। आगे आ जाती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पढ़ने से पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रो रसायन कहते हैं इन्हें। और इनका जो उपयोग है वो अपमार्जक रेशे जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि जो है, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जैसे यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने आपने जो है बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा व्यावसायिक उपयोग होता है तो इसे काला सोना भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस जो है एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब द्वारा संपीड़ित गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। संपीड़ित यानी कि आपके कंपाउंड नेचुरल गैस। और इसके दाब में उच्च दाब के रूप में जो है इसको जो है वो सीएनजी को उपयोग में लाया जाता है। सीएनजी का जो उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है। ये एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। बात करें पाइपलाइनों का, एक ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैसों का जो उपयोग है वो प्राकृतिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। अब देखो प्राकृतिक जो गैस है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। और प्राकृतिक गैस को जैसे मैंने बताया इसको सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी के रूप में इसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, ठीक है। अब इसका भंडारण करते हैं सीएनजी के रूप में। अब इसको अधिक अधिक दाब में जो है, अधिक अधिक क्या होता है यहाँ पे? दाब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में। और अधिक क्या होता है? अधिक दाब में जो है इसको दबा के इसको लिक्विड फॉर्म में यानी द्रवित फॉर्म में जो है वो उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब द्रव में इसको जो है द्रवित करके इसको जो है किसी सिलेंडर में भरा जाता है और फिर इसका उपयोग होता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो आपके अत्यधिक आती है हर एक पेपर में, जैसे ज्योग्राफी में भी आपके बहुत सारी चीजें पूछी जाती है उद्योग के चैप्टर में, ठीक है। बात करें कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, वन, खनिज आदि जो है समाप्त होने होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार खुद 100 वर्ष से चलने वाले हैं, 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्ण से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुर है। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलानी चाहिए। यातायात
लाइटों पर जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखना है और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें आपके कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक पेट्रोलियम और आपके पेट्रोलियम परिष्करण जैसे महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। इन सभी शब्दों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे होता है? सजीवों के मृत अवशेषों से। कब होता है? लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। और जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला क्या है? संसाधन है। और कोक, कोलतार और कोयला क्या है? कोयले के प्राप्त उत्पाद है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करें पेट्रोलियम के परिष्करण में, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल आदि क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन क्या है? सीमित है। और हमें इसका न्यायोचित उपयोग क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है आज जो चैप्टर पढ़ा वो चैप्टर नंबर 3 था कक्षा 8 का। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कोयला और पेट्रोलियम के दोनों के उपयोग पढ़े, इनके संसाधनों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।